जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी कर रहे होंगे। हम लोग इस वीडियो में 20 नवंबर से लेकर के 30 नवंबर तक का जितना भी करंट अफेयर्स है उन सभी को हम लोग देखने वाले हैं। इसमें देखिए, इसमें जितने भी टॉपिक्स हैं ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी हमारे प्रीलिम्स के मैं पूरा पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ, सारी चीज़ें यहाँ पे आप देखेंगे सभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार ध्यान दे करके देखिएगा, समझिएगा और अच्छे से नोट्स भी बनाइएगा, है ना। तो पूरा देखते हैं। पहले सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसमें टॉपिक क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए, केन्या के बारे में देखेंगे। बहुत सारी इसमें मैप भी है, क्योंकि हमारे लिए आपको अगर मैं पहला पिछला जो वीडियो देखे हैं उसमें भी देखे होंगे, मैप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैप की दृष्टि से जो भी करंट अफेयर्स में जो करंट में जो इंपॉर्टेंट है उन सभी को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद से कावा इजेन क्रेटर झील, इसको देखने वाले हैं। फिर कॉपरनिकस सेंटिनल टू मिशन, लोकसभा एथिक्स कमेटी, 42वां इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर। उसके बाद से बीन गुरियन नहर परियोजना, महत्वपूर्ण व्यापार की समीक्षा और साइट्स के प्रमुख परिविष्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें जितने भी अलग अलग सूचियाँ होती हैं और साइट्स क्या है, सारी चीज़ों को हम लोग इसमें देखने वाले हैं। देखिए, अभी बहुत सारे टॉपिक्स हैं इसमें, ठीक है, क्योंकि पूरा 10 दिन का इसमें करंट अफेयर्स है। सारी चीज़ें जो जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सभी को मैं इसमें कवर किया हूँ। देखिए, रेड सैंडर्स, फिर ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व, आच्छादन का सिद्धांत, आइसलैंड द्वीप, अर्थ आवर, माउंट एटना, ज्वालामुखी, हाइड्रोपोनिक्स, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एंड में देखिए स्किप मत कीजिएगा ना, क्योंकि आप लोग देखिए ये सब चीज़ आप ही लोगों के लिए है। बहुत ज़्यादा मतलब इसमें ध्यान दे करके मैं ये कंटेंट बनाता हूँ ताकि आप लोगों को हेल्प मिले, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल उसका लाभ उठाइएगा। देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इधर टॉपिक, सकल पर्यावरणीय उत्पाद, फिर एमिशन गैप रिपोर्ट 2023, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम लुथियानिया। उसके बाद से राज्यपाल किसी विधेयक पर सहमति अगर देते हैं तो उनके क्षेत्राधिकार में क्या क्या है, उनका अधिकार क्या होता है इसमें, और सारी चीज़ों को अच्छे से समझेंगे। फिर एनबीएफसी से संबंधित अभी जो है उनका ऋण बहुत ज़्यादा जोखिम बढ़ रहा है उसमें, तो ये सारी चीज़ों को हम लोग समझेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से रिलेटेड और भी टॉपिक्स हैं उनको भी समझेंगे। नाइट स्काई सेंचुरी, उसके बाद से A23A हिमखंड, ठीक है। तो इतने सारे टॉपिक्स हैं, सभी टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सीरियसली बता रहा हूँ, एक बार आप लोग थोड़ा सा ध्यान दे करके समझिएगा, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स को हम लोग पूरा लाइन टू लाइन हम लोग इसमें देखेंगे, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, थोड़ा सा फोकस रखिएगा, मैं फास्ट करूंगा क्योंकि थोड़ा सा अभी अभी इससे पहले भी मैं पूरा कंप्लीट रिकॉर्ड कर चुका था, लेकिन सिस्टम में एरर के कारण से पूरा हैंग हो गया सिस्टम और वो रिकॉर्ड ही नहीं हो पाया। तो मैं फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो ये जो आप थोड़ा सा जरूर अपने तरफ से अगर अच्छा लगता है तो जरूर लाइक कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा किस तरीके से आपको हेल्पफुल लग रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे केन्या। तो केन्या है, यहाँ पे हमारे पास दो पॉइंट आता है, ठीक है। केन्या जो ये हमारे लिए एक टॉपिक आ गया, समझिएगा प्रीलिम्स की दृष्टि से, पूरा प्रीलिम्स की दृष्टि से ही मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि देखिए अभी का जो समय होता है ना, अभी का जो मंथ है ये नवंबर दिसंबर का, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये मंथ, क्योंकि इधर से ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा इस पे ज़्यादा ध्यान दे करके चलेंगे। तो केन्या एक टॉपिक है, ठीक है। इसके अंतर्गत हमारे पास दो बातें हैं जो हम लोगों को ज़्यादातर ध्यान देना है। तो पहली बात यह है कि आखिर ये न्यूज़ में क्यों है। दूसरी बात यह है कि आखिर इसका लोकेशन क्या है, ठीक है, कहाँ पे ये स्टैंड करता है, ठीक। तो सबसे पहला पॉइंट है कि न्यूज़ में क्यों है। तो देखिए, केन्या में क्या हुआ, 13 नवंबर को इन लोगों ने, जो केन्या सरकार है, इन लोगों ने पौधारोपण दिवस के रूप में एक दिन जो है, पूरा एक दिन जो है उस समय अवकाश घोषित किया उस दिन को, ठीक है, 13 नवंबर को। तो इससे मतलब देखिए ये क्या है, इन्वायरमेंट से संबंधित चीजें हैं, ठीक है। तो वर्ल्ड लेवल पे हो, राज्य लेवल पे हो, चाहे नेशनल लेवल पे हो, इंपॉर्टेंट हो जाता है फिर। तो अगर यहाँ से देखिए क्या कंडीशन आता है कि कारण यहाँ दे देता है, यहाँ देश दे देता है, चाहे चर्चे में क्यों है ना, और संबंधित देश। तो चर्चे में वृक्षा मतलब रोपण के लिए जो है दिवस घोषित करने के लिए कौन सा जो देश है वो, इस तरीके से मिलाने के लिए आजकल प्रश्न बन रहे हैं। तो इसलिए न्यूज में क्यों है और मैप, बस दो चीजें इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे तो प्रश्न बना लेंगे। बहुत इजी प्रश्न बनते हैं ये सब, हाँ, लेकिन आपको उतना ध्यान रहना चाहिए, है ना।
तो जो केन्या है ये क्या किया, एक दिन का छुट्टी दिया है, सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है और उसके अंतर्गत इनका लक्ष्य है कि 2032 तक जो है ये लोग 15 अरब पौधे लगाने की ये लोग योजना बना रहे हैं। ठीक है, तो ये समझ गए न्यूज में क्यों है। अब देखिए केन्या यहाँ पे आपको मैप में दिख रहा है। ठीक है, तो केन्या के बारे में हम लोग को क्या क्या चीजें जो इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के दृष्टि से क्या आता है, कोई देश है अराउंड में उसके कौन कौन से जो है जो अलग देश हैं जो बॉर्डर शेयर करते हैं, या तो फिर कौन सी ऐसी समुद्र है, महासागर है जो कि आपस में जो है अपना बाउंड्री शेयर करते हैं। इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है ना। तो हम लोग उसी दृष्टि से देखेंगे। यहाँ पे ये केन्या है, केन्या की राजधानी क्या है, नैरोबी। ठीक है, केन्या के बॉर्डर लाइन को देखते हैं तो हम लोग सबसे पहले कुछ इस प्रकार से हम लोग हमेशा डायरेक्शन बनाएंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। देखिए निचले क्षेत्र में अगर आप देखेंगे यानी कि दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में देखेंगे तो तंजानिया जो है इसके साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है। ठीक है, अगर आप पश्चिमी क्षेत्र में देखते हैं तो विक्टोरिया लेक बहुत ज्यादा फेमस है, आप जानते हैं, तो इसके साथ भी ये बॉर्डर शेयर करता है। कई बार ऐसे प्रश्न आता है कि विक्टोरिया लेक जो है वो किन देशों के साथ अपना जो है बाउंड्री शेयर करता है। अगर आप यहाँ पे भी देखिए तो 3 देश आपको दिख रहा है, एक तंजानिया से भी जुड़ा हुआ है, फिर यहाँ आप देखेंगे कि उत्तरी क्षेत्र में युगांडा से भी जुड़ा हुआ है ना, और साथ ही साथ केन्या से। तो कम से कम 3 देश याद रखेंगे तो उससे भी आप प्रश्न थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं 50-50 में तो पहुंच ही सकते हैं, कंफर्म है ना। चलिए आगे देखते हैं कि जो केन्या है ये अगर पश्चिमी क्षेत्र में देखें तो युगांडा से अपना बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, उत्तरी क्षेत्र में देखें तो साउथ सूडान और फिर इथोपिया से अपना बॉर्डर शेयर करता है। पूर्वी क्षेत्र में देखें तो सोमालिया से अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है। ठीक है, बाकी चीजें आप लोग देखेंगे। और एक चीज और देखेंगे, अगर दक्षिणी क्षेत्र में देखते हैं या फिर दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में देखते हैं तो इंडियन ओशियन जो है इसका तट से आप देख रहे हैं यहाँ पे भी अपना तट इसके साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको मैप को प्रिपेयर करना है। ठीक है ना, चलिए थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, समय कम लगेगा, मैं कोशिश करूंगा, लेकिन हाँ समय हमारा जो स्टडी है यही हमारा सबसे मुख्य चीजें हैं। तो समय का थोड़ा सा आप लोग अगर लेट होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कंटेंट अच्छे से समझिए, पढ़िए अच्छे से, जितना फोकस कर सकते हैं उतना कीजिए, क्योंकि समझ रहे हैं आप मेहनत में कमी करना मतलब फिर कोई मतलब नहीं है तैयारी का, है ना। चलिए अगला हम लोग का टॉपिक है यहाँ पे कावा इजेन क्रेटर झील। ठीक है, तो ये कावा इजेन जो क्रेटर झील है इस तरीके से दिख रहा है। ठीक है, तो ये इंडोनेशिया में है, इंडोनेशिया का मध्य पूर्वी जावा। ठीक है, अभी मैप में देखेंगे। ठीक है, मैप में सारी चीजों को देखेंगे। यहाँ पे भी हमारा क्या टॉपिक है दिख रहा है, एक टॉपिक है, इसके बारे में हमारे को क्या क्या चीजें पढ़नी है। तो इससे संबंधित चीजें हैं। देखिए कावा क्रेटर जो इजेन क्रेटर झील है, ठीक है, तो ये न्यूज में, तो न्यूज में क्यों है, सबसे पहली चीजें। दूसरी चीजें इसके सपोर्ट लाइन में और कौन कौन से टॉपिक्स हैं। तो इसके सपोर्ट लाइन में है एक कॉपरनिकस सेंटिनल मिशन। ठीक है, 2 है ये, कॉपरनिकस सेंटिनल 2 मिशन है ये। तो ये क्या है इसके बारे में दूसरा टॉपिक हो गया है। इस दोनों को हम लोग को समझना है और प्लस इसका मैप भी समझना है। ठीक है, इतनी चीजें हम लोग को इस टॉपिक से पढ़ना है। ठीक है, समझ में आ रहा है कैसे बता रहा हूं मैं आपको। करंट में कोई भी चीज है, मतलब मैं आपको ये भी साथ ही साथ बताते चलता हूं कि करंट में कोई टॉपिक दिखे तो उसको कैसे कैसे पढ़ना है ना। तो अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले ये चीज समझ में आ गया कि जो कावा इजेन क्रेटर झील जो है ये इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया कहाँ पे, मध्य पूर्वी जावा में। ठीक है, वहां पे है ये। ठीक, अब कुछ जो ये झील है इसके बारे में, ये पृथ्वी की सबसे अम्लीय झील है। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है अब इस तरीके से आपको। तो ये बहुत ज्यादा अम्लीय झील है, क्यों है उसके बारे में देखेंगे। हाँ, हालांकि ये न्यूज में क्यों है अभी पहला पॉइंट ये देखते हैं। तो ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि ये जो कॉपरनिकस सेंटिनल 2 मिशन जो है इसके द्वारा जो है ना, इसका एक इमेज प्रस्तुत किया गया। ठीक है, सैटेलाइट के थ्रू ये चीजें, मिशन जो है सैटेलाइट का मिशन है, तो उसके द्वारा एक फोटो समझ लो, अपने भाषा में हम लोग देखते हैं, इसको समझते हैं, हम लोग को समझना है ना। तो ये क्या करता है, एक फोटो यहाँ का इसका भेज करके मतलब दिखाता है, ये भेजता है। ठीक है, तो काफी सुनहरा दिखता है, मतलब लाइट में, अंधेरे में। ठीक है, तो इसके कारण से ये न्यूज में आ गया, ये चीज समझ में आ गया। अब हम लोग समझेंगे यहाँ पे कि जो कावा क्रेटर झील क्या है और ये मैप में कहाँ पर है। उसके बाद से हम लोग देखेंगे कॉपरनिकस सेंटिनल 2 मिशन क्या है। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं कावा इजेन क्रेटर झील। बार बार मैं बोल रहा हूँ ताकि आप लोग के दिमाग में बैठ जाए। ठीक है,
अब इसकी कुछ खास खास बातें देखते हैं और मैप देखते हैं। तो मैप में आप ये चीजें देख रहे हैं, इसको पूरा ये देख रहे हैं आप, ये इंडोनेशिया का क्षेत्र है। इसके अगर आप इधर चले जाएंगे और जाते जाएंगे तो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में इस जगह पे जावा है, ठीक है। तो ये वाला जो एरिया है यहाँ पे आपको दिखेगा ये झील, ठीक है। तो मैप दिख गया आपको, मैप समझ में आ गया। मैप आपको बार बार रिवाइज करना है, मैं आपको पहले बताया था, अलग से कॉपी रखिएगा, उसमें अलग अलग से हमेशा मैप को ही खाली बनाइए और रिवाइज कीजिए। 5 मिनट का काम रहेगा, हर डेली डेली आप पलट पलट के देख सकते हैं, याद कर सकते हैं, ठीक है। अब इस झील की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि सल्फ्यूरिक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है इसकी उच्च सांद्रता मिलता है यहाँ पे इसका, इसके कारण से बहुत ज्यादा सांद्रता होती है, इसमें बहुत ज्यादा अम्लीय होती है, ठीक है। इसमें खनिज की मात्रा भी अधिक पाए जाते हैं, ठीक है। और गर्म और ज्वलनशील सल्फर गैस के कारण से भी ये मतलब उसका उत्सर्जन करता है, ठीक है। और पृथ्वी के ऑक्सीजन युक्त वातावरण के संपर्क में आने से, अब सल्फर ये सब संपर्क में आ रहा है तो फिर वहां से प्रज्वलित होने लगता है, ठीक है, आग की तरीके से जो है निकलता है। मतलब एक तरीके से आगे चल करके आपको पता चलेगा कि नीले तरीके का लौ निकलता है, ठीक है। और आगे चल करके मतलब जब रात होगा ना, दिन भर में तो ये सब चीजें आपको उतना समझ में नहीं आएगी, रात होगा ना तो एक अलग सा दृश्य दिखता है उसका, ठीक है। तो ये क्या है, अभी जो मैं आपको बताया सेंटिनल मिशन, उसके द्वारा जो है ये प्रस्तुत किया गया, ठीक है। तो ये जो झील है इसकी विशेषता समझ में आ गया हम लोग को। अब हम लोग देखते हैं कि जो मिशन है ये मिशन क्या है, ठीक है। तो कोपरनिकस सेंटिनल मिशन, अगर आप लोगों को सीरियसली आप लोग तैयारी कर रहे हैं, लगातार आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखे हुए हैं, तो 2023 का ज़्यादा दूर नहीं है। 2023 का जो एग्ज़ाम अगर आप लोग पिछला ही जस्ट अगर आप लोगों ने अच्छे से ध्यान दिया होगा, ठीक है, लगभग आप लोगों तो 2018 तक कम से कम आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, है ना। लेकिन ये तो जस्ट अभी पिछला ही साल का क्वेश्चन है। तो अगर आप लोगों को ध्यान होगा तो एक चीज आप लोग इजराइल के बारे में आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, तो एक क्वेश्चन वहां से इस तरीके का मिशन के बारे में पूछा गया था कि आखिर कौन लॉन्च किया है, नॉर्मली एकदम प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो मिशन है, सबसे पहला यहाँ से पॉइंट बनता है कि आखिर ये मिशन किसका है, ठीक है। तो ये क्या है, यूरोपीय संघ के द्वारा, ठीक है, यूरोपीय संघ के द्वारा 2015 में इस कार्यक्रम को लॉन्च किया गया, ठीक है। मुख्य रूप से ये किस चीजों पे बेस्ड है, तो इसको मुख्य रूप से इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि जलवायु से संबंधित डेटा वगैरह, ठीक है, पृथ्वी की ऑप्टिकल छवि वगैरह, इसको मतलब यहाँ से मतलब ये प्रदान करेगा, इस कॉन्सेप्ट पे इसको डिजाइन किया गया, इसको बनाया गया है, ठीक है। बस इतना ही चीज जानना है, 2 से 3 पॉइंट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब एकदम ध्यान रखिएगा, फटाफट अपने को आगे बढ़ना है। अगला टॉपिक है लोकसभा एथिक्स कमेटी, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स जो होते हैं वो हमारे प्रीलिम्स के लिए ज्यादातर इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि जो लोकसभा एथिक्स कमेटी है ये एक नैतिक आचरण के लिए, इसका निगरानी के लिए कमेटी है, ठीक है। तो ये जो है मतलब लोकसभा के अंतर्गत देख रहे हैं आप, यहाँ पे चित्र में भी देखते रहिएगा बगल में। तो अब इतने सारे लोकसभा समझ रहे हैं कि इस तरीके से ये देश का पूरा पूरा प्रतिनिधित्व कर रहा है, ठीक है। ऐसी स्थिति में अगर लोकसभा के अंतर्गत, ठीक है, जितने भी यहाँ पे जो लोग यहाँ पे हैं, अगर उनके अंतर्गत अगर एथिकल आचरण नहीं होगा, ठीक है, नैतिकताएं नहीं होंगी, तो फिर कहीं ना कहीं पूरे देश को इससे नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा, है ना। तो इसलिए यहाँ पे भी एक इन्हीं के अंतर्गत 15 सदस्यों की एक कमेटी बनाई जाती है, ठीक है, जो कि इनके नैतिक आचरण पर जो है इनका निगरानी करते हैं, ठीक है। ये कब बनाया गया, तो ये 2015 में बनाया गया, और इतना ही नहीं बल्कि एक स्थायी हिस्सा भी माना जाता है लोकसभा के अंतर्गत इसको, ठीक है। और ये जो 15 लोग होते हैं ये 1 साल के लिए होते हैं, 1 साल के अंतर्गत फिर से जो है 15 लोग से इसमें जो है इनकी मतलब चेंजेस होते रहते हैं। तो इस तरीके से जो है अपने आप में खुद अपने ही ग्रुप का निगरानी ये लोग करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया, बस इतना बेसिक चीजें आपको अच्छे समझना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं। 42वां इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, ठीक है। तो ये जो ट्रेड फेयर है, ट्रेड फेयर का मतलब आप समझ गए होंगे कि एक प्रकार से व्यापारिक मेला। व्यापारिक मेला का मतलब है हर एक अलग अलग से, यहाँ पे अलग अलग देशों से, अलग अलग जगह से जो है एक जगह पर लोग आते हैं। जो कुछ लोग आते हैं सामान बेचने के लिए, कुछ लोग आते हैं वहाँ घूमने के लिए, सामान लेने के लिए। तो इस प्रकार के जो है इसका मतलब ये फेयर
किया गया। ठीक है, ये 42वां इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर। इंटरनेशनल है मतलब का क्या हो गया, पूरे भारत मतलब वर्ल्ड लेवल से जो है भारत में आएंगे लोग। ठीक है, इसका जो उद्घाटन है केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री के द्वारा किया गया। इस मेले में भाग लेने वाले 13 देशों के साथ 25 राज्य और देश विदेश से लगभग 3500 यहाँ पे प्रदर्शक भी भाग लिए इसमें। ठीक है, ये 14 नवंबर से लेकर के 27 नवंबर तक 2023 तक चला। मुख्य इंपॉर्टेंट बातें क्या हैं, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा पीआईक्यू में, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, कि इसमें एक प्रश्न पूछा गया था कि शायद कुछ संगठन से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था, उसका कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे यहाँ पे ये पूछ लिया गया ऐसे प्रश्न, अगर नॉर्मली अगर यूपीएससी चाहता है ऐसा बनाना तो क्या हो सकता है, 42वां इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये जो है दिल्ली में आयोजित किया गया था। ठीक है, इसमें जो है वर्ल्ड लेवल पे यानी कि पूरे विश्व के 40 से अधिक देशों ने इसमें भाग लिया, या फिर 20 से अधिक लोगों ने भाग लिया, या फिर 20 से कम देशों ने इसमें भाग लिया, ऐसे प्रश्न यहाँ पे बनता है। ठीक है, आप लोग अगर ध्यान दिए होंगे तो इस प्रकार से आपको प्रश्न याद आ जाएगा, है ना। तो ऐसे ऐसे टॉपिक्स भी बनते हैं। ठीक है, तो उसको ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। इसमें 13 देश अभी और आगे टॉपिक्स आएंगे इसमें, तो हम लोग समझेंगे। और देखिए इसमें जो इस मेले का ऑर्गेनाइजेशन जैसे पार्टनर्स जो होते हैं वो कौन कौन से हैं, तो वो बिहार है, केरल है। ठीक है, और फोकस पॉइंट क्या है, तो फोकस पॉइंट में आप फोकस जो राज्य हैं वो उसमें दिल्ली है, जम्मू कश्मीर है और झारखंड है। ठीक है, तो ये लोग फोकस पॉइंट में है। अरेंज कहाँ पे किया गया इसका, तो इसको दिल्ली में किया गया, है ना। अभी आगे देखेंगे इसका थीम क्या था, तो थीम था वसुधैव कुटुंबकम। ठीक है, कुटुंबकम। ठीक है, तो ये इनका जो है थीम था। अब देखिए इस मेले में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ओमान, मिस्र, नेपाल, थाईलैंड, तुर्की, वियतनाम, ट्यूनीशिया और किर्गिस्तान, लेबनान, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात सहित 13 देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं इसमें। तो 13 देशों से अधिक लोगों ने इसमें प्रतिनिधियों ने भाग लिया, तो क्या ये सही होगा या गलत होगा। ऐसे प्रश्न नॉर्मली आपको कंफ्यूज करने के लिए इस तरीके से जो है पूछ लेता है कई बार, है ना। तो इस तरीके से आपको सभी तरीके से एनालिसिस करके आपको टॉपिक को समझना है। ठीक है ना, चलिए और आगे देखते हैं। तो ये जो है ये जो फेयर है इसको दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित किया गया था। ठीक है, और ये एक वार्षिक कार्यक्रम, मतलब हर साल जो है इसमें साल में एक बार आयोजन किया जाता है। ठीक है, तो ये जो है इसका आयोजन जो है भारत व्यापार संवर्धन संगठन, तो ये इस तरीके का टॉपिक से प्रश्न बनता है। ध्यान रखें कौन इसको जो है इसका पूरा आयोजन करता है, तो कौन करेगा, इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यह कार्यक्रम जो है वो प्रदर्शक यानी कि मतलब घूमने फिरने वाले लोगों के लिए, घूमने जो है ना, और वहाँ पे प्रदर्शनी करने के लिए, लोगों का व्यापार से संबंधित है, व्यापार करने के लिए भी वहाँ पे लोग आते हैं। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा इस तरीके का एक मेला है, व्यापारिक मेला है। उसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला जो है इसका पृष्ठ में देखें तो 1980 में इसकी स्थापना के बाद से व्यापारिक समुदाय के लिए एक प्रमुख आयोजन के रूप में विकसित हुआ है ये। ठीक है, उस समय से ये विकसित है 1980 से। चलिए अगला टॉपिक हम लोग यहाँ पे देखते हैं, बेन गुरियन नहर परियोजना। देखिए बेन गुरियन नहर परियोजना फिर से एक टॉपिक है, इसके बारे में क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले न्यूज में क्यों है, दूसरे पॉइंट में इसको पढ़ना है कि आखिर इसकी बेसिक चीजें क्या हैं, किससे जुड़ा हुआ है, मैप क्या है इसका। ठीक है, तो सबसे पहला न्यूज में इसलिए है क्योंकि ये फिलिस्तीन, अभी इजराइल फिलिस्तीन का जिस तरीके से आप देख रहे हैं संकट लगातार बना हुआ है, तो ये उसी के कारण से न्यूज में आ गया है। ठीक है, हालांकि ये मुख्य रूप से जो है कॉन्सेप्ट किसका है, परियोजना किसका है, उससे भी पहले बैकग्राउंड में अगर जाते हैं तो यूरोपीय जो यूरोपीय देश हैं, ठीक है, और जो एशियाई देश हैं उनके लिए जो ये स्वेज कैनाल है ना, ये स्वेज कैनाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता था। ठीक है, एक समय की बात है उस समय, और यहाँ पे जो मिस्र जिसको हम लोग अभी इजिप्ट कहते हैं, ये वाला एरिया है। अगर आप लोग मैप आप लोग बहुत बार देखें, इसलिए मैं ये भरोसा विश्वास करके चल रहा हूँ कि आप लोगों को बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, है ना। तो इसका एक अधिकार था और यूरोप का भी एक प्रभाव था, है ना।
तो ऐसी स्थिति में जो है इजराइल और खास करके इधर के जो एशियाई देश हैं ये लोग मिल करके एक इसके विकल्प में एक और जो है रूट बनाने का प्रयास करते हैं। वो रूट हो करके जाता है यहाँ से, ठीक है। ये अकाबा देखिए रेड सी है, ठीक है। आप अगर इसको बड़े लेवल पे अगर कहीं होगा तो शायद, बड़े लेवल पे तो नहीं है लेकिन आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ जाएंगे, ठीक है। रेड सी आप लोग कहाँ पे आप लोग समझ जाएंगे, ठीक है। आप लोग देखेंगे, आप नीचे में भारत का मैप है, उसके बाद से पूरा अरब सागर वाला जो क्षेत्र आता है, ठीक है, फिर यमन, ओमान, ठीक है, ये पूरा सऊदी अरेबिया वाला क्षेत्र जो आता है ना, उसे किनारे आप यहाँ पे देखेंगे मिस्र, ठीक है, ये वाला इधर ईरान है, ठीक है, आप देख लेंगे। तो रेड सी, ठीक है, रेड सी आप देखेंगे दो रूटों में फिर यहाँ से बढ़ जाता है, एक जाता है स्वेज कैनाल में और एक जाता है गल्फ ऑफ अकाबा, ठीक है, या फिर गल्फ ऑफ स्वेज या फिर गल्फ ऑफ अकाबा, यानी कि अकाबा की खाड़ी। तो जो ये अकाबा की खाड़ी है ना, यहीं से एक रूट डेवलप कर रहा है और ये खास करके जो है इसराइल का क्षेत्र में ये डेवलप होने का मतलब ये लोग एक प्रोजेक्ट तरीके से लोग बना रहे थे, ठीक है। तो ये अकाबा जो है ये अकाबा की खाड़ी से होता हुआ जाएगा, इधर से ऐसे करते हुए ये जाएगा मेडिटेरियन सी में, ठीक है, भूमध्य सागर की ओर इसको मिलाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये भी एक रूट इसके जैसे जैसे ये रूट है वैसे ये भी एक रूट डेवलप हो जाएगा। तो यही परियोजना इसका बेस पॉइंट जो है, समझ में आ गया इस परियोजना का मतलब, है ना। मैं ये किससे संबंधित है आपको समझ में आ गया, खास करके इसराइल वाले देश से जो है ये हो करके गुजर रहा है और जो अकाबा की खाड़ी से जोड़ रहा है ये किसको, मेडिटेरियन सी से। तो यही बेसिक पॉइंट आपको ज्यादातर ध्यान में रखना है। न्यूज में की है क्यों है समझ में आ गया, मैप कहाँ पे है ये भी समझ में आ गया आपको, ठीक है ना। इसमें भी वही चीजें समझाई गई है, देखिए यहाँ पे इजिप्ट है, ये इजिप्ट है और इधर से ये अकाबा से होते हुए इसराइल से होते हुए जो है यहाँ पे मेडिटेरियन सी को जोड़ेगा। तो किसको जोड़ रहा है, अकाबा की खाड़ी को मेडिटेरियन सी से जोड़ रहा है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं महत्वपूर्ण व्यापार समीक्षा। महत्वपूर्ण व्यापार समीक्षा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो इसको समझिएगा, जो महत्वपूर्ण व्यापार समीक्षा है ये क्या है ना, इसके बारे में अच्छे समझेंगे। पहले हम लोग बेसिक चीजें ताकि आगे पढ़ें तो समझ में आए। साइट्स, साइट्स मतलब अंतरराष्ट्रीय व्यापार, जो जितने भी इस प्रकार से लुप्त प्राय प्रजातियां हैं इसके अंतर्गत जो पेड़ पौधे जीव जंतु सभी आते हैं। तो लुप्त प्राय प्रजातियां जो हैं इनके लिए अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन, जिसको हम लोग साइट्स कहते हैं। तो जो साइट्स है ना, साइट्स के ही जो एक छोटे से ग्रुप होते हैं, ठीक है, जो केंद्रीय ग्रुप जो होते हैं उसी प्रकार से कुछ लोगों का ग्रुप है जो कि साइट्स के द्वारा इसको बनाया गया है। तो ये लोग मुख्य रूप से इन्हीं को हम लोग कहते हैं महत्वपूर्ण व्यापार समीक्षा या फिर आरटीएस। तो ये लोग जो है ना, इन्हीं लोग जो है इस सभी चीजों पे ज्यादातर निगरानी करते हैं, रखते हैं उस चीजों को, ठीक है। अब जैसे हम लोग में मंत्रिमंडल जैसा होता है कुछ इस प्रकार से, ठीक है, इस संगठन इस कन्वेंशन के मुख्य रूप से ये लोग हैं। तो ये लोग अभी क्या किए हैं, इनका बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, क्योंकि अभी लाल चंदन जो कि हमारे देश के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये जो लाल चंदन जो है ये अभी ये लोग ने अपने लिस्ट से, साइट्स के लिस्ट से इसको हटा दिया है। आखिर क्यों हटाया है और रीजन क्या है, इससे हमारे को फायदा क्या है घाटा क्या है, ये सब समझ में आएगा, ठीक है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे, समझ में आ गया। साइट्स का ही एक अलग ग्रुप है, एक अपना ही ग्रुप है जो पूरे ये सब चीजों का निगरानी करती है, यही बैठक करती है किसको रखना है किसको नहीं रखना है अपने लिस्ट में, ये सारी चीजें इन लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, आरटीएस, जिसको हम लोग कहते हैं महत्वपूर्ण व्यापार की समीक्षा, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं, बात को इतना क्लियर हो गया, अब देखिए समझिए इस बात को। तो आरटीएस समझ में आ गया है ना। थोड़ा सा हम लोग ये जो है जो रेड सैंडर्स या फिर लाल चंदन के बारे में कुछ चीजें देखते हैं। 2004 की बात है, रेड सैंडर्स को हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने इसमें जो है साइट्स की जो सूची है उसके अंतर्गत, जिसको हम लोग परिविष्ट कहते हैं, उसके अंतर्गत शामिल करने की बातें की गई थी। देखिए कोई भी ऐसे संगठन है, आप लोग जानते हैं आईयूसीएन भी है अलग से, उसमें भी उसका अपना रेड लिस्ट, अलग अलग लिस्ट होते हैं। यहाँ पे साइट्स का लिस्ट है। तो इसमें क्या होता है, जब कोई भी ऐसे व्यापारिक दृष्टि से अगर वो गंभीर स्थिति में होता है तो ये साइट जो होता है अपने लिस्ट में उसको रख लेता है और फिर उसकी अपनी तरीके से निगरानी करता है, ठीक है। तो 2004 की बात है जब हम लोगों ने ऐसी स्थितियां जो है सिफारिश की थी, फिर ये जो है अपना साइट्स के अंदर में आ गया था रेड चंदन, क्योंकि इसका जो है अलग अलग तरीके से अवैध व्यापार शुरू हो गया था। समझ रहे हैं बात को।
यानी कि जब भी कोई भी ऐसी जीव है, चाहे कोई भी ऐसा व्यापारिक जो है जिस पे ज्यादा व्यापार होता है, ऐसे वृक्ष है, ठीक है, पेड़ पौधे, इन सभी में अगर किसी का भी व्यापार, अवैध व्यापार बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं विलुप्ति के कगार पे ऐसी स्थितियां बन जाती है, तो वो सीट जो साइट्स है वो अपने अंदर इसको ले लेता है और अपने हिसाब से निगरानी करता है उसको, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ, 2004 से संबंधित हम लोग इतने चीजों को समझ में आ गया है ना। लेकिन अब क्या हुआ है कि अब हम लोगों ने खुद, भारत जो है, भारत सरकार जो है वो अपने तरफ से जो है यहाँ पे जो है साइट्स को ये बताना चाह रही है, बोल रही है कि जो है हम लोग जो रेड चंदन, जो लाल चंदन है, इसको हम लोग अच्छे से निगरानी भी कर रहे हैं और इसकी स्थिति भी अभी अच्छी है, और हम लोग इसको चाह रहे हैं कि थोड़ा कृषि लेवल पे भी बढ़ाएं ताकि जो है कृषकों का भी इनकम अच्छे से बढ़ सके, ठीक है। और हम लोग जो है अवैध व्यापार पर भी कंट्रोल करेंगे। तो आप लोग ये कीजिए कि इसको जो है बाहर निकाल दीजिए। तो बाहर निकालने से क्या होता है ना कि इनका अधिकार क्षेत्र से बाहर निकल जाता है, ठीक है। कोई भी चीज इनके लिस्ट में है तो उनके नियम से चलेगा, उनको हटा देने से फिर क्या होता है, फिर अपने नियम से चलता है। हालांकि फिर भी हमारे देश का जो नियम रहेगा वो उन लोगों को प्रभावित नहीं कर पाएंगे, ठीक है, लेकिन फिर भी एक इंटरनेशनल लेवल पे वो चीजें रहती है ना। तो इसके कारण से क्या हुआ कि अब जो है हम लोगों ने, भारत सरकार के लिए कि हम लोगों ने इस पे प्लान कर लिया है, हम लोग अपने हिसाब से इसको कृषि लेवल पे भी बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि पहले जो है हर कोई सेलेक्टेड लोग, सेलेक्टेड ऑर्गेनाइज ही है, ऑर्गेनाइजेशन जो है, उन्हीं लोग इसका फसल और ये सारी चीजें इसका कर सकते थे, ठीक है। तो उसमें क्या है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा विकास, इसके डेवलपमेंट में भी कमी थी, ठीक है। और अभी जो है कृषि लेवल पे भी इसको बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए भी इसको बाहर निकालने का यहाँ पे जो है न्यूज में आप देख रहे हैं, ठीक है। तो ये 6 से 10 नवंबर 2023 में, ठीक है, जिनेवा में जो है साइट्स का, वहां पे जो साइट्स की जो एक अपना समिति है, ठीक है, जिसको हम लोग कह रहे हैं कि महत्वपूर्ण व्यापार समीक्षा समिति, ठीक है, इन लोगों ने 77वां जो है बैठक किया और उसी बैठक में निर्णय लिया कि हम लोग रेड चंदन को अब अपने लिस्ट से निकालेंगे। क्लियर है, ये सारी चीजें समझ में आ गई। अब हम लोग जब ये रेड लिस्ट को बाहर निकाल के ले आए, ठीक है, साइट्स की सूची से निकल गया, भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आप लोग, है ना। तो अब अगर रेड सेंडर से, जो रेड सेंडर्स है, इसको हम लोग बाहर निकाल लिए सूची से, नॉर्मली प्रश्न पूछ लेगा कि आखिर जो है इसको जो है कि मतलब कौन से ऐसे कन्वेंशन से अभी रेड सूची को बाहर निकाला गया, चाहे उसे 2-3 पॉइंट दे देगा कि हाल ही में जो है रेड लाल चंदन को जो है साइट्स की परिविष्ट 2 की सूची से बाहर निकाला गया है। तो निकाला गया है कि नहीं निकाला गया, यदि आप लोग नहीं जान रहे होंगे तो कैसे बता पाएंगे आंसर, है ना। तो इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसमें। पिछले मतलब इसमें कुछ समय पहले जो है, कुछ साल पहले का अगर प्रश्न देखेंगे तो रेड चंदन से, लाल चंदन से जो है प्रश्न पूछा गया था। तो देखिए इसमें क्या होता है, यदि हम लोग जो रेड सेंडर्स है, इसको अगर हम लोग इस लिस्ट से बाहर निकालते हैं, तो एक ये सबसे पहले तो बहुत जो है इसका मार्केटिंग बहुत ज्यादा हाई मूल्य वाला चीज है ये, है ना। तो एक ये हो गया। दूसरा चीज क्या हो गया कि आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में, आंध्र प्रदेश के जो कुछ जिले हैं उसमें ये बहुत ज्यादा, वहां पे जो है इसका उत्पादन किया जाता है, उगाया जाता है ना। और ये 1994 साइट्स के परिविष्ट 2 में ये शामिल था, ठीक है, पहले से भी शामिल था, फिर हम लोगों ने भी अलग से 2004 में किया। ध्यान मत रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई चीजें कंफ्यूजन होती है तो उसको छोड़ सकते हैं आप, ये सारी चीजें नहीं पूछती है। जितना हो सकता है ना साल और काउंटिंग से चीजें हैं, यूपीएससी ज्यादातर कोशिश करता है उससे बचने को, है ना, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ऐसे ऑथेंटिक हो जरूरी नहीं होता है, ठीक है। तो खास खास बातें जैसे कि आंध्र प्रदेश के कुछ जिलों में जो है यहाँ पे उगाया जाता है, बिल्कुल सही है। उच्च बाजार मूल्य वाला वृक्ष है, ये भी सही है। अब इस साइड जो है अपने परिविष्ट, जो परिविष्ट से बाहर निकाला, ये भी सही है। तो ऐसे से टॉपिक से प्रश्न बनते हैं, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं, ठीक है। जो चीजें नहीं आ रहा है छोड़ दीजिए, उसमें समय वेस्ट मत कीजिए, आगे बढ़ते हैं। भारत को रेड सेंडर्स के लिए महत्वपूर्ण व्यापार की समीक्षा से हटाने से इन वृक्षों को उगाने में किसानों को भी बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। अभी जो मैं आप लोगों को बताया सेम वही सब बातें हैं इसमें भी। अवैध कटाई और तस्करी के खतरों का सामना भी करना पड़ रहा है इससे, ठीक है। तो ये प्राकृतिक वन समाप्त हो रहे हैं तथा किसानों की आर्थिक क्षति का सामना करना पड़ रहा था। तो ये सब कुछ चीजें हैं जो कि अब क्या है, जो है खुद सरकार अपने लेवल पे इसको निगरानी करेगी, है ना।
तो एक अलग प्रभाव पड़ेगा इस पे, है ना। वृक्षारोपण से प्राप्त रेड सैंडर्स की लकड़ी जो है कानूनी व्यापार का हिस्सा होगी, जिससे किसानों को वैध व्यापार करने में मदद मिलेगा। अब इसको वैध बना दिए अपने हिसाब से, अब करो उस हिसाब से, और सारी चीजों का जानकारी भी देना है। तो कुछ इस तरीके से इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। समझ में आ गया रेड सैंडर्स से संबंधित चीजें। अभी रेड सैंडर्स क्या है इसको भी समझेंगे। अभी हम लोग समझ रहे थे कि इससे लाभ क्या होगा। अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि साइट्स जो है ये क्या है। तो वन्य जीव और वनस्पतियों से की लुप्त प्राय प्रजातियों की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन, जिसको हम लोग कहते हैं साइट्स शॉर्ट फॉर्म में। तो ये क्या है इसको थोड़ा समझते हैं, है ना। तो ये वैश्विक देशों के पूरा वर्ल्ड लेवल पे जो है एक मतलब अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, एक संधि के रूप में है, ठीक है। और ये जो है 1963 में IUCN के सदस्यों के द्वारा इसको एक प्रस्ताव के रूप में अपनाने के लिए बातचीत किया गया, ठीक है। आगे चल करके ये 1975 में जो है ये कन्वेंशन लागू कर दिया गया। इसमें लगभग 184 पक्षकार यानी कि इसके सपोर्टिव देश इसमें शामिल है। इसका मुख्य रूप से इसको बनाने के पीछे का उद्देश्य क्या था, तो क्या है, वन्य जीव जितने भी जीव जंतु जो हैं जो कि जिनका अवैध व्यापार वगैरह हो रहा है, वनस्पतियां हैं उनका अवैध व्यापार हो रहा है, तो ऐसे जो जीव और वनस्पति हैं इनको ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, इनको संरक्षण प्रदान करने का काम करता है, ठीक है। ये एक प्रकार से बाध्यकारी कानून भी है, ये कन्वेंशन है। लेकिन क्या होता है कि अगर नेशनल लेवल पे आप किसी चीज को कानून अपना बना रहे हैं तो उस पे जो है ये हावी नहीं होता है ना। और भारत भी इसका सदस्य कब बना, तो 1976 बना। एक एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बार बार मैं ऐसे बोलते रहूंगा तो समय ज्यादा हो जाएगा। आप लोग समझदार हैं, मैं ये मानता हूँ। UPSC IAS की आप तैयारी कर रहे हैं, मतलब IAS लेवल का आपका एक समझ है, तो बहुत ज्यादा आपको इधर उधर बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। मैं यही मान करके चलता हूँ, इसलिए मैं कम बातें करता हूँ। बड़ी बड़ी बातें करने का कोई मतलब नहीं है। आप लोग समझ रहे हैं कि किस तरीके का स्ट्रगल लेवल है इसमें, तो उसमें बोलने की जरूरत नहीं है ना। तो ये जो है टॉपिक, यहाँ पे एक एक टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा और अच्छे से नोट्स कीजिए, समझिए पहले, फिर एक बार और नोट्स कीजिए ताकि माइंड में ही बैठे। बाद वाला काम कुछ मत कीजिएगा कभी भी, ठीक है। बाद वाला काम फिर बाद में होते रहता है, फिर वो हो ही नहीं पाता है फिर। तो साइट्स के बारे में हम लोग पढ़े। अब इसकी कुछ प्रविष्ट हैं। प्रविष्ट का मतलब है एक अलग अलग रजिस्टर, एकदम आसान भाषा में समझा रहा हूँ आपको। एक रजिस्टर है, ये रजिस्टर 1 है, एक रजिस्टर है दूसरे नंबर का रजिस्टर, एक है तीसरे नंबर का रजिस्टर। पहले नंबर पे जो बहुत ज्यादा एक तरीके से गंभीर रूप से जो है मतलब विलुप्ति के कगार पे है, बहुत ज्यादा इसकी ऐसी संभावना है कि ये विलुप्त हो सकता है, ऐसी प्रजातियों को जो है इस लिस्ट में रखा जाता है और इसके अच्छे से निगरानी किया जाता है। इसके अंतर्गत एग्जाम्पल के लिए जैसे समुद्री कछुआ, पांडा, गौरिल्ला, ठीक है, तो ये सब जो है इनको इसमें रखा गया है। दूसरा लिस्ट है जो है इसमें मतलब एक विलुप्त का तो खतरा नहीं है, लेकिन आगे चल करके जो है जिस तरीके से इसका एक व्यापार वगैरह ये सब चीजें जो है एक आगे चल करके मतलब ऐसा लगता है ना, एक एक मतलब क्या बोलते हैं, संभावनाएं बनती है कि आगे चल करके ये विलुप्त हो सकता है। इसके साथ जो कहीं ना कहीं इसमें जो है नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है। तो ऐसे जो है ऐसे इनका जो लिस्ट है वो सेकेंड लिस्ट में रखा जाता है, सेकेंड रजिस्टर में रखा जाता है, जिसको हम लोग परिविष्ट 2 कहते हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत एग्जाम्पल के लिए महोगनी वृक्ष, प्रवाल, और अमेरिकी मगरमच्छ, ठीक है, और पैडल फिश, शेर, अमेरिकी जिनसेंग, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रविष्ट सेकंड होता है, प्रविष्ट सेकंड होता है। इसके अंतर्गत आप समझ गए खतरा नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आगे चल करके इन पे खतरा हो सकता है, आगे चल कर एक संभावना बनी रहती है, तो इसको रखते हैं सेकंड पे। तीसरा जो नंबर है इसमें जो है साइट्स के जितने सदस्य देश जो हैं, जो सदस्य देश हैं, ये लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि सर हमारा जो है ये प्रजाति है, ये अपने देश की ये प्रजाति है, चाहे उसको संरक्षण की जरूरत है, आवश्यकता है, तो उसको जो है ये लोग अपने लिस्ट में रखते हैं और उसको संरक्षण प्रदान करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया ये तीनों परिविष्ट। चलिए रेड सैंडर्स के बारे में कुछ विशेषताएं देखते हैं। तो ये टोरोकार्पस सेंटालिनस प्रजाति का एक भारतीय स्थानीय वृक्ष है, ठीक है, तो इसलिए ये हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक ये भारतीय स्थानिक वृक्ष है, पूर्वी घाट में स्थित आंध्र प्रदेश के जंगल के एक विशिष्ट क्षेत्र में ये पाया जाता है।
इसे प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय IUCN यानी कि देखिए मैं बताया था पहले भी, तो ये IUCN के लाल सूची में सम्मिलित है। लाल सूची मतलब बहुत ज्यादा डेंजर स्थिति में अच्छे से उसको संरक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है यहाँ पे IUCN के द्वारा भी, ठीक है। और उसके अलावा जो इसकी खास विशेषता जैसे कि रंग हो गया है ना, उपचारात्मक औषधि गुणों के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है इसका ये। और उसके अलावा फिर इसका सौंदर्य प्रसाधन हो गया, फर्नीचर हो गया, लकड़ी के शिल्प हो गया, संगीत वाद्य यंत्र, ये सारी चीजों में इसकी बहुत अधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ठीक है। तो इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। समझ में आ गया रेड सैंडर्स, जितना इंपॉर्टेंट है वो सारी चीजों को हम लोग इसमें देख लिए हैं। अगला टॉपिक है हमारा ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व। देखिए अब लगातार मैं आपको कई बार ऐसे ऐसे रिजर्व पढ़ाया हूँ, टाइगर रिजर्व, जिसमें कि अभी जो बाघों की लगातार जो है मृत्यु यहाँ पे देखने को मिल रहा है ना। तो इसी प्रकार से यहाँ भी एक बाघ जो है इसकी मृत्यु हो गई है, तो इसके कारण से ये न्यूज में है। न्यूज में क्यों है ये समझ में आ गया। अब हम लोग को यहाँ पे सेकेंड पॉइंट में समझना है कि ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व क्या है, कहाँ पे है, मैप क्या है इसका, इसकी कुछ खास विशेषताएं क्या है ना। तो देखिए सबसे पहले तो मैप हम लोग अगर देखते हैं तो आपको ये जो महाराष्ट्र के अंतर्गत महाराष्ट्र के पूर्वी क्षेत्र में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे आपको दिखेगा ये एक रिजर्व जो कि ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व है। अगर आप इसको पूरे भारत के मैप में देखेंगे तो आपको यहाँ पे एक छोटा सा मैप दिख रहा है, और ये वाला जो क्षेत्र महाराष्ट्र का क्षेत्र दिख रहा है, महाराष्ट्र का ये यहाँ पे देख रहे हैं पूर्वी क्षेत्र में, तो आपको यहाँ पे ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व दिख रहा है ना। तो ये महाराष्ट्र राज्य के चंद्रपुर जिले में स्थित है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, मैप समझ में आ गया, मैप में बातें है ना। और जो है इसको आगे चल करके देखिए, ताडोबा अलग था, अंधारी अलग था, इन दोनों को मर्ज करके 1986 में जो है इसको ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व 1995 में ताडोबा और अंधारी दोनों को जोड़ करके ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व बनाया गया, ठीक है। लगभग साल से संबंधित ऐसे तो कोई प्रश्न नहीं आते हैं, अगर आप याद कर सकते हैं तो कर लेना। मुख्य रूप से सबसे इंपॉर्टेंट चीजें, आखिर इसकी स्थिति कहाँ है, क्या घटनाएं हुई, न्यूज में क्यों है, ठीक है। कुछ खास विशेषता जैसे कि महाराष्ट्र का सबसे पुराना सबसे जो है बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, तो ये मोस्ट एमपी है, ये खास चीजें इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इस तरीके की चीजें। चलिए अगला अगला यहाँ पे टॉपिक देखते हैं, आच्छादन का सिद्धांत। आच्छादन का सिद्धांत, ये छोटे छोटे टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आच्छादन का सिद्धांत क्या है इसको समझिए, एकदम एक पॉइंट में आपको इसको समझना है। देखिए ये क्या है, मौलिक अधिकारों के संरक्षण का एक सिद्धांत समझिएगा, ठीक है। अगर कोई मौलिक अधिकार हमको मिला हुआ है, आप सभी को पता है, ठीक है। मौलिक अधिकार के अंतर्गत आप देखते हैं कि हमारे बहुत सारे भेदभाव से संबंधित सारी चीजों का हमारे को अधिकार मिला हुआ है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अगर कोई ऐसा कानून बने जो कि मौलिक अधिकार को जो है वो क्या करे, उसको प्रभावित करे, ठीक है। ऐसी स्थिति में खुद मौलिक अधिकार ये अधिकार है, उसको ये शक्ति मिली हुई है कि इतने दूर का जो कानून है यानी कि जो है उसको समाप्त कर दिया जाएगा, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा मौलिक अधिकार के ऊपर। इसी चीज को हम लोग कहते हैं आच्छादन का सिद्धांत, मतलब उतने दूर तक आपको पूरा सपोर्ट मिल जाएगा। और ये जो है ये शक्ति मिली हुई है अनुच्छेद 13 के अंतर्गत। क्लियर है, आच्छादन का सिद्धांत का मतलब कोई भी अगर मौलिक अधिकार, कोई भी कानून हो, वो मौलिक अधिकार को जो है वो हानि पहुंचाता है तो वो जो कानून है वो निरस्त हो जाएगा उस जगह पे, ठीक है। मौलिक अधिकार नहीं निरस्त नहीं होगा, वो अपने बेस पे जो चल रहा है तो चल रहा है, ऐसा है। उसको कोई भी कानून जो है वहां पे उसको अगर उसका विरोध करती है, उसको जो है नेगेटिव इफेक्ट करती है, तो उसको क्या करेंगे वहां पे, ये समाप्त कर देगा अनुच्छेद 13, ठीक है। तो ये आच्छादन का सिद्धांत कहाँ पे है, अनुच्छेद 13 में है। क्लियर है। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। देखिए अगला टॉपिक हमारा आइसलैंड द्वीप, ठीक है। आइसलैंड द्वीप अगर आप लोग देखते हैं तो यूरोपीय क्षेत्र देखेंगे, इधर आपको दिखेगा ये पूरा अमेरिका वाला क्षेत्र देखेंगे, और इधर आप देखेंगे कि पूरा जो यूरोपीय क्षेत्र देखेंगे, उसके उत्तरी क्षेत्र में आपको पूरा जो है नॉर्थ अटलांटिक ओशियन दिखेगा, मतलब उत्तरी अटलांटिक महासागर, उसी में आप यहाँ पे आपको दिखेगा आइसलैंड, है ना। तो आइसलैंड अगर आप लोग देखें, कभी मैप लेकर के सामने रखिए, अगर आपको कोई दिक्कत होता है तो। लगभग मैं बहुत सारे मैप आप लोगों को बताया हूँ, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग समझ जाएंगे, मैं ये उम्मीद आपसे कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो आइसलैंड है, ये आइसलैंड की राजधानी जो है
ये है रिकजाविक। ठीक है, तो रिकजाविक जो है, ये रिकजाविक जो है इसकी राजधानी आइसलैंड की। इस जगह पे ये टॉपिक जो है क्यों इम्पोर्टेंट है, हम लोग इसी को देख रहे हैं। जैसे कि ये टॉपिक है, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये टॉपिक है, इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ना है। तो इसमें हम लोग पढ़ना है सबसे पहले कि ये न्यूज में क्यों है, दूसरा मैप से संबंधित घटनाएं क्या है, कहाँ पर स्थिति है इसकी। ठीक है, तो न्यूज में इसलिए है क्योंकि जो आइसलैंड है ना, आइसलैंड की राजधानी जो ये रिकजाविक है, याद रखिएगा। यहाँ पे 10 नवंबर की बात है, 10 नवंबर को 14 घंटे के अंदर में 800 तक भूकंप आए हैं। सोच लीजिए अब कैसी स्थिति होगी यहाँ पे। ठीक है, तो ये न्यूज में इसलिए चर्चे में है। ये क्लियर हो गया। और अब देखिए कि मैप मैप आप देख रहे हैं, आइसलैंड है। अगर यहाँ से नॉर्मली ही पूछ देगा रिकजिक यहाँ पे चर्चे में है और यहाँ पे देश है, तो यहाँ पे पूछ देगा रेकजाविक और देश का नाम कुछ भी दे देगा। तो अगर आपको ध्यान में रहेगा कि रेकजाविक न्यूज में था, एक समय वहां भूकंप आया हुआ था और वो जो है आइसलैंड की राजधानी है, तो आप तुरंत उसको टिक कर लेंगे, हाँ ये सही है या फिर गलत है ना। तो ये सब चीजों को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। ये हो गया मैप से संबंधित चीजें। अब अगला टॉपिक है हमारा अर्थ आवर। अर्थ आवर हम लोग जानते हैं पहले से ही, बहुत पहले से ये सब टॉपिक है। तो एकदम सिंपल भाषा में क्या है, अर्थ आवर का मतलब जलवायु परिवर्तन से संबंधित चीजों से इसके खिलाफ जो है एकजुटता का समर्थन करने के लिए, ठीक है, उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, अर्थ आवर के दिन में हम लोग क्या करते हैं, 1 घंटे के लिए जो है अपने कमरे का पूरा लाइट्स वगैरह सारी चीजों को ऑफ कर देते हैं। ठीक है, तो हम लोग 1 घंटे जो इस तरीके से बिताते हैं, इसको हम लोग कहते हैं अर्थ आवर। ठीक है, जो कि जलवायु परिवर्तन से संबंधित चीजों को उसके खिलाफ एकजुटता। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं हम लोग क्या कर रहे हैं कि पृथ्वी को बचाने का एक प्रयास में, छोटा सा एक प्रयास, एक सभी को एकजुट करने का यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, समझ में आ गया ये चीज। अगला टॉपिक है माउंट एटना। ठीक है, तो माउंट एटना यहाँ पे फिर से एक टॉपिक हमको समझ में आया, न्यूज में चर्चे में है। तो हम लोग को यहाँ से क्या पढ़ना है, सबसे पहला पॉइंट पढ़ना है यहाँ पे कि आखिर माउंट एटना जो है आखिर ये न्यूज में क्यों है। दूसरा चीज, मैप में ये कहाँ पे है। ठीक है, मैप में कहाँ पे स्टैंड करता है। बस 2 चीजें वर्ल्ड लेवल पे मैप से संबंधित 2 चीजें, न्यूज में क्यों है, कहाँ पर है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, जो माउंट एटना है, अगर आप लोग को मेडिटेरियन सी बहुत अच्छे से मैं समझाया तो ये है पूरा मेडिटेरियन सी का एरिया। और मैं आप लोगों को इसमें बताया था कि बहुत सारे देश जो है इसके बॉर्डर शेयर करते हैं। ठीक है, तो उसी में से एक देश है इटली। ठीक है, तो जो ये इटली है, इटली से जुड़ा हुआ ये वाला जो आप द्वीप देख रहे हैं, ये अलग एक आइलैंड है जो कि इसका नाम है सिसिली आइलैंड। सिसिली आइलैंड जो है इसका अधिकार क्षेत्र है इटली का ही है, इटली के अंदर ही है ये, लेकिन ये थोड़ा सा अलग आइलैंड है इसके, है ना। यहीं पे आपको यहाँ पे दिखेगा माउंट एटना। माउंट एटना कई बार आप लोग सुने होंगे। तो जो माउंट एटना है ना, यहाँ पे लगातार जो है जो ज्वालामुखी है सक्रिय रूप से हो गई है और लगातार जो है यहाँ से लावा निकल रहा है। ठीक है, तो ये इसलिए न्यूज में है। तो ये न्यूज में क्यों है समझ में आ गया, मैप आपको समझ में आ गया कहाँ पे है ये। तो ये एक सिसिली करके आइलैंड है, वो आइलैंड जो है इटली के जो है अधिकार क्षेत्र में है। और इसी आइलैंड में जो माउंट एटना है वहां पे ज्वालामुखी लगातार जो है सक्रिय रूप से अभी निकल रहा है। ये समझ में आ गया ये बात। और ये जो भूमध्य रेखा जो सॉरी भूमध्य सागर जो है, इसको भी आप लोग एक बार और देख लीजिएगा मैप में, है ना। तो ये क्लियर हो गया, समझ में आ गया न्यूज में क्यों था, मैप देख लिए। इसको मैप में एक बार अलग से बना लीजिएगा और ध्यान रखिएगा कि न्यूज में क्या था। अब थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं और हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ज्वालामुखी का जो कॉन्सेप्ट है उसको, कि ज्वालामुखी क्या है। एकदम सिंपल भाषा में क्या है, ज्वालामुखी मतलब मुख से ज्वाला निकलना, कुछ इस प्रकार से फील हो रहा है ना। तो पृथ्वी के कई ऐसे क्षेत्र हैं, कई ऐसे जगह हैं जहां से क्या होता है, अचानक से जो है उसमें एक छिद्र के रूप में होता है ना। और वहां से जो है प्रेशर के रूप में ज्वालामुखी निकलता है। देखिए यहाँ पे छोटा सा चित्र जो है वो दिख रहा है कि इस तरीके से जो है यहाँ पे जो है एक जो है छिद्र दिख रहा है और यहाँ से जो है लावा टाइप से निकलता हुआ दिख रहा है ना। तो ऐसी घटनाओं को हम लोग कहते हैं ज्वालामुखी। ठीक है, अब ज्वालामुखी निकलता कैसे है, दूसरा क्वेश्चन। तो ज्वालामुखी जो है कभी भी आप देखते हैं तो आंतरिक क्षेत्र जो है, पृथ्वी के आंतरिक लेवल पे आप देखते हैं कि जो उसका मिड पॉइंट जो होता है, सेंटर पॉइंट जो होता है, यहाँ पे आप देखेंगे, सुने होंगे, अगर पढ़े होंगे ज्योग्राफी भी, तो बहुत ज्यादा लावा वाली स्थितियां होती हैं। इसमें क्या होता है, 2 चीजें, या तो विस्फोट हो जाता है अचानक से, या तो दबाव प्रेशर कुछ इस प्रकार से, या फिर
जो प्लेटें हैं, अलग अलग टेक्टोनिक प्लेट जिसको कहते हैं, तो ये जो प्लेटें हैं वो आपस में अगर टकरा जाती हैं, ये प्लेटें अगर आपस में इस तरीके से टकरा जाती हैं ना, तो कई बार इसके कारण से भी जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा मतलब एक तरीके से क्या कहते हैं, विस्फोट जैसी घटनाएं होती हैं, और फिर ये क्या करता है, पूरा ऐसे जो है जमीन को ऐसे चीरते हुए जो है पूरा यहाँ पे एक तरीके से गड्ढा टाइप इस तरीके से जो हो जाता है, ठीक है, गड्ढे जैसा, छिद्र जैसा, और फिर यहाँ से लावा निकलने लगता है, ठीक है। तो यही घटनाएं जो है इसी कारण से जो है इस प्रकार से लावा निकलती हैं, ठीक है। और बहुत ज्यादा जो घटनाएं हैं लगभग भूकंप के कारण से ही ज्वालामुखी जो गतिविधियां जो है ना वो इस कारण से निकलती हैं, होती हैं, ठीक है। और कुछ खास बातें इसमें देखिए, सबसे ज्यादा जो है अगर पूरे वर्ल्ड लेवल पे, पूरे पृथ्वी लेवल पे अगर आप देखेंगे तो जो प्रशांत रिंग है, ठीक है, प्रशांत रिंग ऑफ फायर जिसको हम लोग कहते हैं, इसके अंदर अगर देखेंगे आप, न्यूजीलैंड, दक्षिण पूर्वी एशिया, जापान, अमेरिका वाला जो पूरा राउंड है, उस क्षेत्र में आपको इस प्रकार की घटनाएं बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। लगभग वहां पे 90% तक भूकंप वहां आता है, ये सब पॉइंट को ध्यान रखेंगे। ज्वालामुखी गतिविधियां जो है वो प्लेट विवर्तनी की गति और टकराव से जुड़ी हुई है। तो ये बातें मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, है ना। जितने भी प्लेटें हैं वो टकराती हैं, खास करके बहुत ज्यादा मेजर पॉइंट है कि इसी से जो है ज्वालामुखी उत्पन्न होते हैं, खासकर ज्यादातर, है ना। इसमें एग्जाम्पल के लिए अगर जो सक्रिय ज्वालामुखी है, इसमें आप देखेंगे कि अब यहाँ पे एक एक चीज और है ना, दो यहाँ पे प्रकार की ज्वालामुखी, एक सक्रिय है, एक निष्क्रिय है। तो हम लोग अभी सक्रिय देख रहे हैं, इसलिए सारी चीजें मैं आपको ये जो आग निकलते हैं उसको बता रहा हूँ। तो सक्रिय ज्वालामुखी का जो एग्जाम्पल है वो है हवाई में जो है किला हुआ, और दूसरा है ग्वाटेमेला में सांता मारिया, ठीक है। तो ये जो है एग्जाम्पल है सक्रिय ज्वालामुखी के। और अभी सक्रिय ज्वालामुखी ये भी हो गया है, ये जो अभी हम लोग देखे सिसिली में, ठीक है। तो माउंट एटना जो है वो भी अभी क्या हो गया, सक्रिय हो गया है ना। उसके बाद से निष्क्रिय ज्वालामुखी, निष्क्रिय मतलब समझ में आ गया, कुछ काम धाम नहीं है इसका, चुपचाप पड़े रहता है, ऐसे आग उग नहीं निकालता है, तो इसको हम लोग कहेंगे निष्क्रिय। लेकिन कोई ठीक नहीं है, चुपचाप बैठा है, कभी अचानक से आग उगल दिया तो ऐसे भी कंडीशन होते हैं, है ना। लेकिन ये संभावना ज्यादातर ऐसा होता है कि लगभग बहुत लंबे समय तक जो है ये लोग जो है आग नहीं निकलता है, यानी कि कुछ उस प्रकार से इनमें जो है हलचल की स्थितियां नहीं होती हैं। तो ऐसे जो है ऐसे ज्वालामुखी को हम लोग सुप्त या फिर निष्क्रिय ज्वालामुखी कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए तंजानिया में स्थित जो माउंट किलिमंजारो है, ठीक है, और अफ्रीका का सबसे बड़ा एक ऊंचा पर्वत भी है, और ये सुप्त ज्वालामुखी के रूप में जाना जाता है। उसके अलावा धीनोधर पहाड़ी जो है गुजरात में स्थित है अपने, वहां पे भी एक सुप्त है। इसके अलावा आप देखे होंगे कि अंडमान निकोबार में भी आपको जो है उस क्षेत्र में भी आपको ज्वालामुखी देखने को मिलेगा, और वहां से 2018 में प्रश्न भी पूछा गया था, ठीक है। देखिए मैं प्रश्न को यहाँ नहीं बताऊंगा, आप प्लीज थोड़ा सा वीडियो को स्टॉप कर दीजिए, और आप अगर चाहते हैं कि आप पहले प्रीवियस ईयर को भी सॉल्व किए हुए हैं, ध्यान दिए हुए हैं, तो इसका एक सॉल्व आंसर इसका निकाल करके देखिए। मैं यहाँ पे प्रश्न इसलिए रखा हूँ ताकि आप लोगों को एक भरोसा हो सके कि आप जो पढ़ रहे हैं सही पढ़ रहे हैं, बस आप फोकस करके रहिए, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको ये प्रश्न दिखा रहा हूँ। यहाँ पे समय कम है थोड़ा सा, और टॉपिक बहुत ज्यादा है, इसलिए हम लोग सबको थोड़ा जल्दी पढ़ना है। हाइड्रोपोनिक्स अगला टॉपिक है, न्यूज में है हाइड्रोपोनिक्स, ठीक है। तो आखिर हाइड्रोपोनिक्स, देखिए ऐसे वर्ड्स जो है ना, इनका केवल एक पॉइंट बहुत अच्छे से समझना है, बस केवल एक पॉइंट इसको समझना है कि आखिर ये हाइड्रोपोनिक्स क्या है, बस इतना ही चीज। ये छोटे छोटे चीजें ना बहुत परेशान कर देती है, हाइड्रोपोनिक्स टाइप का ऐसे ऐसे वर्ड जो रहते हैं, जो कि आपको यदि समझ में आए तो बनाए, नहीं तो आप कोई लॉजिक नहीं लगा पाएंगे, समझ रहे हैं आप। इसलिए इस पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हाइड्रोपोनिक्स एकदम सिंपल भाषा में देखिए समझिए, क्या होता है कि हम लोग जमीन पे खेत में बहुत सारे ऐसे अलग अलग सब्जी पौधे पेड़ पौधे उगाते हैं, है ना। अगर यहाँ से जमीन गायब कर दिया जाए, जल में ही इनको खनिज पोषक तत्व जो जो चीजें चाहिए इनको, अब पेड़ को क्या चाहिए, पेड़ को अब जमीन में है तो केवल सपोर्ट मिल रहा है, सपोर्ट के लिए आप देखिए चित्र में यहाँ पे सपोर्ट के लिए लगा दिया गया है। अब चाहिए उनको क्या, जितने भी इनको पोषक तत्व जो होता है, खनिज पोषक तत्व, ये सब चाहिए, है ना। इनको थोड़ी मालूम है, पता है कि जमीन रहेगा तभी हम जिंदा रहेंगे। इनको तो जमीन से जो चीजें मिलती है पोषक तत्व, वही वो लोग लेकर के आगे बढ़ते हैं। उनको हम लोग जल में दे रहे हैं,
ठीक है, जल में मिला करके दे दे रहे हैं, तो ऐसी कृषि को हम लोग कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स। क्लियर है? हाइड्रोपोनिक्स के अलावा इसका अलग अलग नाम भी है। ऐसी कृषि को हम लोग एक्वा कल्चर भी कहते हैं, न्यूट्री कल्चर भी कहते हैं, मिट्टी रहित कल्चर भी कहते हैं, टैंक फार्मिंग भी कहा जाता है। ठीक है, क्लियर है? इसमें 15 से 30 डिग्री सेल्सियस ताप और लगभग 80 से 85% तक आर्द्रता की भी आवश्यकता होती है। तो ये हाइड्रोपोनिक्स के बारे में कुछ खास बातें समझ में आ गया आपको, बस इतना ध्यान रखिएगा, प्रश्न आप सॉल्व कर लेंगे। अगला टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सकल पर्यावरणीय उत्पाद। सकल पर्यावरणीय उत्पाद को एकदम आसान भाषा में समझिएगा। जिस तरीके से जीडीपी होता है ऐसी ही कुछ इसके लिए भी एक अवधारणा, एक कॉन्सेप्ट है। अच्छे से सारी चीजों को समझेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बेसिक चीजें समझा देता हूँ अपने साधारण भाषा में, ताकि आपको थोड़ा सा माइंड में बैठ जाए। देखिए, एक तरफ तो हम लोग लगातार डेवलप कर रहे हैं, दूसरी तरफ कहीं ना कहीं हम लोग जो है प्राकृतिक चीजों का दोहन कर रहे हैं। तो ये जो प्राकृतिक चीजों का दोहन करना, कितना किस तरीके से कर रहे हैं इसका आकलन करना। दूसरा, इसको डेवलपमेंट करने के लिए हम लोग को क्या क्या चीजें ऐसी करनी चाहिए इसका, यानी कि कुल मिलाकर के आर्थिक विकास और प्राकृतिक विकास दोनों को मैनेज करके चलने का काम जो है यहाँ पे सकल पर्यावरणीय उत्पाद, ये जो एक कॉन्सेप्ट है, इसका मुख्य रूप से ये बेसिक चीजें, बेसिक समझ यही। क्लियर है? इतनी सारी चीजें। अब ये जो सकल पर्यावरणीय उत्पाद जो है, ये जो है एक अंतरराष्ट्रीय जर्नल इकोलॉजिकल इंडिकेटर्स, इसमें ये प्रकाशित किया गया, तब ये न्यूज में चल रहा है अभी बात, है ना। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। इसमें लगभग आप 1.5 करोड़ वैज्ञानिक भी इसमें जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा इस अवधारणा को और थोड़ा सा यहाँ पे जो है क्या बोलते हैं उसको, यहाँ पे जो लिखा हुआ है उस हिसाब से पॉइंट टू पॉइंट पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले वर्ल्ड लेवल पे इसकी अवधारणा जो है 1997 में रॉबर्ट कोस्टांजा की द्वारा पारिस्थितिक स्थिति को मापने के लिए इसका मूल्यांकन एक प्रणाली के रूप में लेकर के आया गया। सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट जो है वो रॉबर्ट कोस्टांजा के द्वारा लेकर के आया गया। ठीक है, पारिस्थितिक जो परिस्थिति है यानी कि प्रकृति है, उसका स्थिति को मापने के लिए, उसका मूल्यांकन करने के लिए कॉन्सेप्ट लेकर के आया गया था। ठीक है, आगे चल करके ये भारत में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत में ये अवधारणा जो है 2011 में कैसे आया, तो हिमालयन इन्वायरमेंटल स्टडीज एंड कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि हेस्को के संस्थापक हैं पद्म भूषण डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी। ठीक है, इनके द्वारा उत्तराखंड सरकार को ये कॉन्सेप्ट जो है प्रस्तुत किया गया और उसको मान भी ली, और आगे चल करके 2021 में ये जो सकल पर्यावरणीय उत्पाद है, इसको सबसे पहले लागू करने वाला, इस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले लागू करने वाली राज्य भी बनी उत्तराखंड। ठीक है, तो ये भारत में जो है यहाँ पे अगर बोले कि इस कॉन्सेप्ट को जो है बढ़ाने के लिए इनका मुख्य रूप से योगदान है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। मैं तो ये समझा चुका हूँ, है ना। यह एक आर्थिक विकास के समानांतर पर्यावरणीय विकास के आकलन की प्रक्रिया है। मतलब जो सकल पर्यावरण उत्पाद है, इसका बेसिक पॉइंट जो है, परिभाषा कह लें या फिर इसका एक कॉन्सेप्ट कह लें, तो मैं आपको समझा चुका हूँ, वही बात यहाँ लिखा हुआ है। आवश्यकता क्यों है, आवश्यकता क्यों है मैं आपको समझा चुका हूँ, आप समझ गए होंगे यदि आप लोगों ने ध्यान दिया होगा। तो हम लोग आर्थिक विकास भी करें लेकिन पर्यावरण की हानि ना करें, पारिस्थितिकी तंत्र को खराब ना करें। अगर हम लोग ये कॉन्सेप्ट लेकर के आएंगे तो कहीं ना कहीं हम लोग सामंजस्य के रूप में विकास भी कर पाएंगे, पारिस्थितिकी चीजों को भी संरक्षण करते हुए आगे बढ़ पाएंगे। तो इसलिए इसकी आवश्यकता है। क्लियर है? एक चीज और है इसमें कि देखिए, इसको आकलन करने के लिए इसके मुख्य रूप से मेजर पॉइंट्स क्या हैं, तो इसमें हवा है, पानी है, मिट्टी है, जंगल है। इन चार कॉन्सेप्ट, ये चार स्तंभ है एक तरीके से, इन्हीं का आकलन करके पूरा जो है, पूरा पर्यावरणीय स्थितियां जो है उसका आकलन करने का यहाँ पे अवधारणा इसमें रखा गया है। क्लियर है? अगला टॉपिक हमारे पास है एमिशन गैप रिपोर्ट 2023, या फिर हम लोग इसे कहते हैं उत्सर्जन अंतर रिपोर्ट। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न यहाँ से ये बनेगा कि आखिर एमिशन गैप रिपोर्ट 2023 जो है वो कौन जारी करता है, तो वो करता है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जिसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं यूनेप। ठीक है,
तो इसके द्वारा ये जारी किया जाता है। और अभी क्या हुआ, हाल ही में जो है इस रिपोर्ट की 14वां जो है संस्करण में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में भविष्य के रुझान को देखने और ग्लोबल वार्मिंग की चुनौतियों को संभावित समाधान प्रदान करने के लिए विश्व के कई शीर्ष जलवायु वैज्ञानिकों के साथ ये लोग साथ में मिल करके जो है इस पे ये जो उत्सर्जन रिपोर्ट है इसको तैयार करते हैं लोग। ठीक है, अब जो है इसका क्या है, ये जो उत्सर्जन अंतर रिपोर्ट क्या है, इसको हम लोग मैं आपको थोड़ा सा अपने हिसाब से इसको समझाता हूँ। ठीक है, बाकी तो समझ गए हैं कि ये जारी कौन करता है। तो ये कौन करता है, यूनेप करता है। ठीक है, और ये हर साल होता है। ठीक है, जब भी इनका संगठन बैठेगा, जो जो कन्वेंशन जब होता है, इनका बैठक होता है, मीटिंग होता है, उससे कुछ समय पहले ये लोग इसको लॉन्च करते हैं, इसको रिपोर्ट को जारी करते हैं ताकि उस पर बातचीत किया जा सके, है ना। आखिर ये है क्या, जो उत्सर्जन अंतर रिपोर्ट है, ये है क्या। तो देखिए इसमें क्या लिखा है, उत्सर्जन अंतर रिपोर्ट। इंग्लिश में भी देखें तो एमिशन गैप रिपोर्ट, गैप बीच में गैप है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि यदि देखिएगा, समझिएगा, हम लोग जिस जिस हिसाब से डेवलपमेंट कर रहे हैं, ठीक है, और हमारा एक कॉन्सेप्ट था, अगर आप लोगों को ध्यान होगा तो हमारा एक कॉन्सेप्ट था कि हम लोग जो जिस तरीके से अभी जो है ग्रीन हाउस गैस का जो उत्सर्जन कर रहे हैं उसको हम लोग एक यहाँ पे टारगेट था 1.5 का, 1.5 डिग्री सेल्सियस तक का हम लोग उससे नीचे नहीं रखना, सॉरी मतलब उससे नीचे कर सकते हैं, बढ़ना नहीं चाहिए, है ना, कम रखना है या तो उतना रखना है, उसको बनाने का टारगेट था। ठीक है, लेकिन हम लोग लगातार डेवलप कर रहे हैं, समय बढ़ता जा रहा है, और इस स्थिति में इस कॉन्सेप्ट जो ये टारगेट है, इस टारगेट के बीच में हमारा गैप कितना है, अभी हम लोग किस लेवल पे हैं, कितना अधिक कर पाए हैं, चाहे कितना हम लोग ज्यादा उत्सर्जन कर दिए हैं कि कम किए हैं, इस लेवल पे हम लोग कहाँ पे हैं। तो ये होता है इसके बीच का अंतर, उत्सर्जन अंतर रिपोर्ट या फिर एमिशन गैप रिपोर्ट। समझ में आ गया किस स्थिति में है, और हम लोग को अभी और कितनी स्थितियां चाहिए, है ना। लेकिन यहाँ पे इस रिपोर्ट में देखने को मिला कि हम लोग को कम करने के बजाय और ज्यादा वृद्धि ही हो गया है कहीं ना कहीं, है ना। एक बहुत अच्छा इसमें पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, G20 से संबंधित इसमें मतलब क्या बोलते हैं डाटा है, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए G20 देशों में भी जो ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन है 2022 में 1.2 की वृद्धि हुई है, इस रिपोर्ट के हिसाब से बताया जा रहा है। हालांकि इन सदस्य देशों का जो है उत्सर्जन अलग अलग भिन्नता है इसमें क्या है, तो देखिए चीन, भारत और इंडोनेशिया जो ये लोग जो हैं, और संयुक्त राज्य अमेरिका, इनका उत्सर्जन में वृद्धि हुआ है। जबकि इस रिपोर्ट के अनुसार ये बताया जा रहा है कि ब्राजील और यूरोपीय संघ और रूसी संघ जो है ये लोगों में कमी आई है कहा जा रहा है। तो ये तीनों पॉइंट याद रखिएगा। देखिए तीसरा है, सामूहिक रूप से वर्तमान में वैश्विक उत्सर्जन में G20 के जो पूरे देश हैं ये लोग 76% योगदान दे रहे हैं इसमें उत्सर्जन में। सोच लीजिए, मतलब बहुत ज्यादा उत्सर्जन कर रहे हैं। ठीक है, हालांकि इसमें देश भी बहुत सारे उस तरीके से बड़े लेवल पे जुड़े हुए हैं, तो इसके हिसाब से ही देखना है। लेकिन यहाँ पे जो तीनों डाटा है ना, ये आपका हमेशा काम आएगा, ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, वो समझ में आ गया। अब हम लोग को आगे समझना है कि यूनेप क्या है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम क्या है ना। तो ये 5 जून 1972 को ये स्थापित किया गया। ठीक है, ये पर्यावरण से संबंधित चीजें हैं, पूरा वैश्विक लेवल पे एक प्राधिकरण है ना। वैश्विक पर्यावरण एजेंडा निर्धारित करता है, संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर सतत विकास को बढ़ावा देता है और वैश्विक पर्यावरण संरक्षण हेतु आधिकारिक तौर पर ये वकालत करता है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो नैरोबी में है। नैरोबी कहाँ है, तो केन्या में, याद रखेंगे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, यहाँ से प्रश्न भी पूछा गया है कि यूनेप जो है कौन कौन सा रिपोर्ट को जारी करता है। तो देखिए, उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट, अनुकूलन अंतराल रिपोर्ट, वैश्विक पर्यावरण आउटलुक, फ्रंटियर्स, वी इन्वेस्ट इनटू हेल्दी प्लैनेट। कुछ इसके अभियान भी है, उसको भी ध्यान रखिएगा। बीट पॉल्यूशन, UN 75, विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड वाइल्ड फॉर लाइफ। ठीक है, वाइल्ड फॉर लाइफ। ठीक है, तो ये कुछ इसके जो है अलग अलग से पहल किए गए, तो उसको भी ध्यान रखिएगा। देखिए इससे भी 2021 में यहाँ से डायरेक्टली प्रश्न पूछ लिया गया, तो इसलिए भी मैं ये सब चीजों पे बहुत ज्यादा फोर्स कर रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो कुछ लोग वीडियो जो भी रोक करके आप लोग इसको देख लीजिएगा
और इसका एक कमेंट कर दीजिएगा यदि आप लोगों को सही आंसर पता होगा तो। ठीक है, 2021 का है। अगर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस कर रहे हैं और अभी तक अगर आप सीरियसली ये वीडियो अभी तक यहाँ तक देख रहे हैं तो बहुत बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि हकीकत में बहुत सीरियसली मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें पढ़ाता हूँ और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ाता हूँ और आप में धैर्य है। ठीक है, तो आप लगातार इसी तरीके से तैयारी करते रहिए। ठीक है, और इसको सॉल्व कीजिए। आप इसको सॉल्व करके देखिए, नहीं होगा कोई दिक्कत नहीं है, आप एक बार जा करके इसी बहाने पढ़ोगे आप पहले, है ना। तो इसको वीडियो रोक करके इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए मेंस के लिए भी यहाँ से प्रश्न पूछा गया था 2022 में। तो ये मैं आपको बताऊं ना, ग्लोबल इन्वायरमेंट से संबंधित चीजें हो गई हैं। ठीक है, और जलवायु से संबंधित चीजें हो गई हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगला टॉपिक है लिथुआनिया। लिथुआनिया जो है इसको हम लोग को यहाँ पे जो है एक तरीके से न्यूज में इसलिए है क्योंकि जो लिथुआनिया देश है, आपको मैप पे सारी चीजें दिखाऊंगा, ये इसलिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जा रहा है क्योंकि भारत सरकार जो है लिथुआनिया जो है सरकार के साथ जो है अभी एक द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने का प्रयास करी है और इसी प्रयास में जो है इन लोगों ने नई दिल्ली में अभी बैठक किया। देखिए इन दोनों के संबंध के बारे में अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं अभी जो है इसको केवल और केवल प्रीलिम्स के कॉन्सेप्ट से आगे बढ़ा रहा हूँ मैं आप लोगों को। मेंस की दृष्टि से अभी मैं नहीं बता रहा हूँ, इसलिए मैं अभी यहाँ पे नहीं डिस्कस करूंगा। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे ये मैप। कहानी क्या है, न्यूज में क्यों समझ में आ गया, यहाँ पे जो मैप है ये समझिएगा। तो ये वाला देख रहे हैं आप, पूरा यूरोपीय क्षेत्र है ना। यहीं पे आप देखेंगे बाल्टिक सी से सामने में आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये है लिथुआनिया। ठीक है, और इसकी राजधानी है विल्नियस। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे कि इसके जो बॉर्डर लाइन से किसके साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसको भी ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए अब अगर यहाँ पे इसके बॉर्डर लाइंस को टच करने वाले देशों को देखें तो आपको यहाँ पे दिखेगा बेलारूस। बेलारूस हो गया, पोलैंड हो गया, पोलैंड यहाँ से जुड़ा हुआ है थोड़ा सा, रसिया जुड़ा हुआ है और साथ में बाल्टिक सी भी यहाँ पे जुड़ा हुआ है, लातविया भी जुड़ा हुआ है इसमें। ठीक है, तो इन देशों को आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। ठीक है, कई बार यहाँ से इस तरीके से प्रश्न भी पूछ लिया जाता है ना। तो ये हो गया इसका। उसके बाद से अगला टॉपिक हमारा, राज्यपाल किसी विधेयक पर सहमति जो है अगर देता है तो उसके पास क्या क्या ऐसी अधिकार है। ठीक है, अभी क्या हुआ है कि सर्वोच्च न्यायालय जो है, कई मामले ऐसे देखने को मिला आपको आगे, कई बार मैं आपको डिस्कस किया, न्यूज में भी आप लोग देख रहे होंगे कि राज्यपाल कई बार क्या करते हैं, आंध्र प्रदेश वाले दक्षिणी क्षेत्र में भी आपको कई सारे ऐसे मामले देखने को मिले, महाराष्ट्र में देखने को मिला कि राज्यपाल क्या करते हैं, जल्दी से किसी विधेयक को आगे बढ़ाते ही नहीं है, पास ही नहीं करते हैं, चाहे साइन नहीं करते हैं, चाहे वापस भेज देते हैं, ऐसे कई सारे कंडीशन है ना। तो अब ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट की ओर चला गया। सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या कहती है देखिएगा, समझिएगा। इसमें दो अनुच्छेद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक है 200, एक है 201। ठीक है, ये क्या है समझिएगा। देखिए राज्य में क्या होते हैं, विधानमंडल होते हैं, राज्य में विधान मंडल होते हैं और मुख्य रूप से इनके राज्यपाल होते हैं। समझ नहीं आ रहा कैसे बनाते हैं चित्र राज्यपाल का। ठीक, अब क्या हुआ, विधानमंडल में कोई विधेयक जो है वो लोगों ने उसको बहुत सारा बहस वहस करके जैसे तैसे करके पास कर दिए। अब ये लोग भेजे राज्यपाल के पास। ठीक है, राज्यपाल के पास क्या क्या विकल्प आता है, ये जो विकल्प है ये बताएगा 200 अनुच्छेद। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जो है वो भी यही बोल रही है, मैं भी आपको यही बताऊंगा, है ना। वही सब बातों को यहाँ पे मैं आपको एक साथ जोड़ करके बता दे रहा हूँ। दूसरा होता है 201। तो पहले 200 देखते हैं। देखिए मामला क्या हो रहा है, पहला कंडीशन वाला मामला बताता हूँ। राज्य की विधानमंडल जो है वो क्या करती है, किसी विधेयक को पारित करती है, सब चीजें करके राज्यपाल के पास, राज्यपाल साइन करेंगे और ये फिर कानून बन जाएगा। लेकिन यहाँ क्या होता है, राज्यपाल जो है इसको बिना बताए जो है वापस कर देते हैं, चाहे रख लेते हैं, है ना, चाहे राष्ट्रपति के पास भेज देते हैं, ऐसे कंडीशन हो जाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे मामला ये चला कि आखिर भाई भेज दे रहे हैं चाहे कर नहीं रहे हैं, टाल मटोल कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं। मतलब अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ये बोल रही है कि ठीक है आपके पास ये सारी शक्तियां मिली हुई है और ये शक्तियां अनुच्छेद 200 के अंतर्गत मिली हुई है, लिखित है इसमें, है ना। समझेंगे क्या क्या है इसमें। लेकिन मामला यहाँ पे ये है कि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि भाई ठीक है आप राज्यपाल हैं, आप साइन नहीं करेंगे तो रूल नहीं बनेगा। ठीक है, लेकिन आप अगर किसी रीजन से इस विधेयक को आप अपने पास रख ले रहे हैं तो क्यों रख रहे हैं, इसका रीजन बता दीजिए।
अगर आप इसको वापस भेज रहे हैं तो कुछ रीजन इसका भी बता दीजिए, कुछ संदेश उनको बता दीजिए कि भाई ऐसा ऐसा चीज है इसमें, इसलिए मैं ऐसा भेज रहा हूँ, कुछ तो हो, सुधार हो, लोगों को भी पता चले कि अच्छा चलो भाई रीजन यह है, भेज दिए। अचानक से ऐसे भेज दिए, वापस फिर से लोग भेज देते हैं बिना सुधार के, चाहे सुधार करके फिर भी वही कंडीशन होता है, या तो राष्ट्रपति के लिए रख लेते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या कंडीशन, दोबारा भेज दिए तो इनको साइन करना पड़ता है, तो ये साइन ना करके क्या करते हैं, ये राष्ट्रपति के लिए रख लेते हैं, ये सब कंडीशन। तो ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि देखिए ये सब क्या है, ये नैतिक आचरण नहीं है, इसको थोड़ा सा आपको सुधार करना पड़ेगा, नियम कंडीशन के हिसाब से चलिए आप, है ना। जो भी कर रहे हैं बताइए लोगों कि हाँ भाई ये चीजें हैं इसमें, इसलिए मैं वापस कर रहा हूँ, इसलिए मैं रख रहा हूँ, इसलिए राष्ट्रपति के पास भेज रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे जो है मामला ये चीज समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 200 में क्या बातें हैं। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 2 अभी 200 बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है न्यूज में, इसलिए अनुच्छेद 200 क्या कहता है, ये कहता है कि विधानमंडल में जब भी राज्यपाल के पास विधानमंडल से विधेयक को यह पारित करके पास करके जाए राज्यपाल के पास, तो राज्यपाल के पास कुछ कुछ शक्तियां हैं। जैसे कि पहली शक्तियां यही है कि क्या वो इससे सहमत है तो साइन कर दे, दूसरा सहमत नहीं है पुनर्विचार के लिए भेजना चाहता है तो विचार करने के लिए भेज दे, तीसरा चीज अगर वो चाहता है तो अपने पास रख ले, ठीक है, रोक करके रख सकता है, मतलब तीसरा हो गया। चौथा हो गया राष्ट्रपति को भेज सकता है, राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख सकता है उसको, ठीक है, कि भाई मतलब मैं, मेरे को समझ नहीं आ रहा, मैं आगे राष्ट्रपति को भेजूंगा, वो विचार करेंगे इस पे, ठीक है। कुछ कुछ कंडीशन, ये सारी चीजें राज्यपाल के पास है, ठीक है, इतनी सारी चीजें कर सकता है राज्यपाल, ठीक। लेकिन सबके पीछे रीजन रहना चाहिए। अब कंडीशन आता है कि जब ये चौथे नंबर पे, जब राज्यपाल को कोई कहानी नहीं समझ में आया तो ये भेज दिया विधेयक को राष्ट्रपति के पास। जैसे ही ये राष्ट्रपति के पास जाता है, मामला राष्ट्रपति के पास जब जाता है तब क्या होता है कि मतलब जो 201 अनुच्छेद है ये सामने आ जाता है, क्योंकि अनुच्छेद 201 जो है ये होता है राष्ट्रपति के लिए। यहाँ पे जो है राष्ट्रपति को मेन मतलब यहाँ पे के बारे में लिखा हुआ है कि जब विधेयक आए राष्ट्रपति के पास तो राष्ट्रपति को क्या क्या करना चाहिए। तो राष्ट्रपति के पास भी सेम यही चीजें आती हैं कि वो तो या तो इसको वापस भेज दें, या तो राज्यपाल के भेज दें, राज्यपाल को भेज दें, या फिर डायरेक्टली विधानमंडल में भेज दें, या तो उसको वहीं रखे रहें, या तो पास कर दें। ऐसी कहानियां हैं इसमें भी। मैं यहाँ पे ये समझाना चाह रहा हूँ मुख्य रूप से सुप्रीम कोर्ट मामला कब जाता है, यही सब है, एथिकल चीजें हैं या फिर कानून में कोई गड़बड़ी, तो वो चीजें आप समझ में आ गए। मैं यहाँ पे दो चीजें समझा रहा था कि 200 जो अनुच्छेद है इसका क्या मामला है और 201 का मामला क्या है, क्लियर है। साथ ही साथ मैं आपको ये कहानी भी जोड़ करके समझा दिया ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। क्लियर हो गया है। 200 जो है वो क्या करता है, राज्यपाल को अपने विचार करने के लिए देता है विधान क्या बोलते हैं उसको, जो विधेयक वगैरह पे, और राष्ट्रपति को अपना 201, ठीक है। सारी चीजें वही है, कुछ अलग नहीं, जो मैं आपको समझा चुका हूँ वही बातें इसमें है, सारी बातें वही है। अगला जो टॉपिक है वो है बैंक वित्त पोषण में वृद्धि पर चिंता, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको आपको अगली बार बताऊं, क्योंकि देखिए जो वीडियो है मैं ये नहीं चाहता कि फिर से कहीं, मैं कोशिश कर रहा था लेकिन थोड़ा सा मतलब संदेह लग रहा है ना, कि फिर से कहीं हैंग मत हो जाए, क्योंकि इसमें भी बहुत ज़्यादा 1 घंटे से ज़्यादा समय हो गया है। मैं कोशिश किया फास्ट पढ़ाने का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग को ये नेक्स्ट अभी जो वीडियो है तुरंत अगला एक वीडियो बना दूंगा, अगला वीडियो भी आपको कल कर दूंगा उसको, कल आप इतना आज कर लीजिए, कल जो है अगला वीडियो आ जाएगा और उसमें मैं इस टॉपिक को भी आगे पढ़ा दूंगा, ठीक है। आगे उसमें ये सब चीजें हम लोग देख लेंगे। अच्छे से आप लोग पढ़िए बस, है ना, जितना बेहतर हो सकता है, जितना अच्छे से मेहनत कर सकते हैं कीजिए, दिल से कीजिए। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अभी के समय में, जिस तरीके से संघर्षशील स्थितियाँ जो बनी हुई है उसके हिसाब से बेहतर कीजिए, अच्छे से कीजिए, ठीक है, और स्वस्थ रहिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।